हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फोर्थ यूनिट जो कि है अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी। हमने अभी तक हमारे बेसिक कंसेप्ट्स देखे, फिर हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और हमने वहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को समझा। हमने समझा हीट और वर्क को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हीट और वर्क है क्या खुद में। फिर हमने पढ़ा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ हमने देखा कि फर्स्ट लॉ किस तरह आपके के जो फ्लॉज हैं, फर्स्ट लॉ के जो फ्लॉज हैं उनको सेकेंड लॉ को कैसे उन्हें ठीक करके हमें चीज़ों को और अच्छे से तरीके से समझाता है। ये आज अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो उस यूनिट का नाम है अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जो हीट देते हैं, बेसिकली हम जो इनपुट देते हैं उसका कितना पार्ट हम आउटपुट की तरह यूज कर पाते हैं एक्चुअली, और कितना पार्ट हमारे सराउंडिंग्स में वेस्ट हो जाता है, और जो पार्ट हम यूज कर पाते हैं उसे ही हम कहते हैं हमारा अवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी। तो चलिए हम इन चीजों को अब डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि अवेलेबल एनर्जी होती क्या है। देखिए, आपकी सपोज आपने एक सिस्टम में 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई की है, ठीक है। उस सिस्टम में से आपको वर्क मिलता है 600 किलो जूल ऑफ वर्क आपको मिलता है। कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग में चली जाती है। कितनी जाएगी? 600, सॉरी यहाँ 6 to 10 1000 कर लीजिए, और 400 किलो जूल ऑफ हीट सराउंडिंग में चली जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दिया है, पढ़ा है। तो ये जो हीट है ये तो जाना मैंडेटरी है, ये तो जाएगी ही जाएगी। तो हमको यहाँ से बेसिकली अभी हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग कितना वर्क मिल रहा है? 600 किलो जूल का वर्क मिल रहा है। हमने यहाँ अज्यूम किया है कि हमारा जो हीट इंजन यहाँ यूज हो रहा है वो रिवर्सिबल हीट इंजन है, लेकिन आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे रियल लाइफ सिनेरियो में कभी भी कोई भी हीट इंजन रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो ये जो भी हीट इंजन होगा ये एक इरिवर्सिबल हीट इंजन होगा। तो यहाँ पर आपको भले ही 600 किलो जूल ऑफ हीट मिल रही है कि 600 किलो जूल ऑफ वर्क मिल रहा है, लेकिन ये थियोरेटिकल वैल्यू है, ये अज्यूम करते हुए कि हमारे कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं। जब आप अपनी प्रोसेस को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि हमारी प्रोसेस जो है वो एक आइडियलाइज्ड प्रोसेस नहीं है, जिसकी वजह से उसमें एक नंबर ऑफ लॉसेस आर टेकिंग प्लेस। उस लॉसेस की वजह से ये जो हमारी 600 वाली वैल्यू है ना, ये 600 वाली वैल्यू और नीचे चली जाएगी, और हमें सपोज 600 से कम ही वर्क मिलेगा। 500 मिलेगा, मे बी 590 मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वर्क वेव फॉर्म में हमको मिल रही थी उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी इरिवर्सिबिलिटी की वजह से हमारे लॉसेस में चली जाएगी, ठीक है। बेसिकली दिस विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज लॉस्ट, ठीक है। तो जो ये हमको अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है ना, ये हमारी हो जाती है मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क, ठीक है। ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड है, और जो ये लॉसेस के बाद हमको मिलती है इसे कहते हैं हम मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क। अभी जो यहाँ पर हमारी जो एनर्जी इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से लॉस में हो गई, मतलब बेसिकली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इरिवर्सिबिलिटीज के कारण लॉस हो गई हमारी, उस एनर्जी को हम कहते हैं इज अनअवेलेबल पार्ट ऑफ द एनर्जी। मतलब कि हमारी कुछ एनर्जी हमारी सराउंडिंग्स में वेस्ट हो गई, तो वो जो एनर्जी हमारी वेस्ट हुई है वो एनर्जी हमारे यूजफुल पार्ट में तो आई नहीं, तो वो हमारी नॉन यूजफुल पार्ट में चली गई। तो ये जो हमारी नॉन यूजफुल पार्ट में चली गई उस एनर्जी को हम कहते हैं अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी। आप देखेंगे बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होंगी जहां आप चाह के भी उस एनर्जी को यूज नहीं कर पाएंगे। वहां पर इस तरह की सिनेरियो बन जाएगा, जैसे आप यही सोच लीजिए कि आपका जो फ्रिक्शन की वजह से आपकी कितनी सारी हीट लॉस हो जाती है। तो उस हीट लॉस, फ्रिक्शन एक इनएविटेबल चीज है, आप कभी फ्रिक्शन कम हटा नहीं सकते, कोई चीज को भी आप परफेक्टली स्मूथ नहीं बना सकते। उसकी वजह से आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो वो जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वहां पर उसे कहते हैं अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको एक्चुअल में मिल रही है उसे कहते हैं मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क, ठीक है, या मैक्सिमम ऑब्टेनेबल अवेलेबल एनर्जी। अभी अवेलेबल एनर्जी के और भी नाम होते हैं, जैसे एक्सर्जी, और अनअवेलेबल एनर्जी को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि
एनर्जी, ठीक है। अभी हम देखते हैं अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि इफ यू वांट योर कि आपकी जो सिस्टम है उससे आपको मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी चाहिए, तो आप अपना जो रिजेक्शन टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर के नीचे रखिए। बेसिकली हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा जो रिजेक्शन टेम्परेचर है वो जितना कम हो सके उतना कम हो, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो आपकी क्यू लॉ, देखिए क्लॉशियस इनइक्वालिटी आपने पढ़ी है। क्लॉशियस इनइक्वालिटी से Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये हमें दिखाता है कि हमारा अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी कितना है, मतलब ये एनर्जी तो हमारी वेस्ट होने वाली है। तो अभी मैं इसे लिख सकती हूँ Q1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाई T2, ठीक है। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारी जो जो T2 की वैल्यू हो ना वो कम से कम हो, जितनी कम हम बना सके उसे उतनी कम रहे, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज आपके एक कोई हीट इंजन है, वो वर्क कर रहा है T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो ये जो T2 टेम्परेचर है इसकी फिजिबल सबसे लोअर लिमिट होती है हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर। देखिए सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है, जो हमारा फिजिबल लोएस्ट टेम्परेचर जिसको हम बना सकते हैं हमारे हीट इंजन का, वो होता है सराउंडिंग टेम्परेचर। अगर आप सोचिए, अगर आपको यहाँ पर टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम रखते हैं, सपोज सराउंडिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस और आप यहाँ पर अगर 20 डिग्री सेल्सियस जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा। उस रेफ्रिजरेटर में आपको एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका वर्क इनपुट हो जाएगा ना वो उतना ही हो जाएगा। तो इसलिए आप जितनी आपको अगर मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं कि आपका मैक्सिमम पार्ट ऑफ अवेलेबल एनर्जी आपको मिले, तो आप कम से कम उस टेम्परेचर को रखिए और मिनिमम लिमिट ऑफ द टेम्परेचर दैट कैन बी केप्ट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। सिमिलरली आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि आप T1 की वैल्यू यानी हायर टेम्परेचर की वैल्यू जितने ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं रखिए, ठीक है, ताकि अल्टीमेटली आपका Q2 छोटी वैल्यू दे। लेकिन T1 की भी वैल्यूज पर लिमिट होती है, जैसे यहाँ पर बेसिकली मेटलर्जिकल लिमिट्स आती हैं कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अपनी जो वर्किंग फ्लूइड है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। शायद वो वर्किंग फ्लूइड खुद ही वेपराइज हो जाए, या फिर हमारा जो बॉयलर जिसमें हमारा या फिर जिस भी इक्विपमेंट में हमारा काम चल रहा है उसकी वॉल्स का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर या उसकी वॉल्स कभी कभी बर्स्ट हो जाती है एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। हमें इन सब चीजों का भी ध्यान में रखते हुए हमारे T1 की एक अच्छी वैल्यू और एक मतलब कहना चाहिए कि एक फिजिबल वैल्यू ऑप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट चीज देखते हैं। मैं आपको अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी थोड़े और एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए अवेलेबल एनर्जी बेसिकली हमें देखने को मिलती है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। सपोज ये आपका फ्यूल है, और ये लैंप जल रहा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फ्यूल भरा हुआ है और आपने इस हीट को एक क्लोज रूम में रखा हुआ है, ठीक है, इस बेसिक इस सेटअप को क्लोज रूम में रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास अभी आपका फ्यूल जो है वो फुल है, फुल टैंक है आपके फ्यूल का। तो आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज करके आप आप इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूज करने के बाद आप सबसे ज्यादा इस पॉइंट पर आप सबसे ज्यादा वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ देर बाद ये जो फ्यूल अगर आपने नहीं यूज किया, अभी ये पूरा फुल है, यहाँ पर फ्यूल टैंक फुल है, कुछ देर के बाद ये जो आपका फ्यूल है, ये लैंप जो है, ये जो लैंप है ये जलता जाएगा और फ्यूल को यूज करता जाएगा और आपकी जो हीट है जो वो लिबरेट होती जाएगी और आप उसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे सराउंडिंग में वेस्ट होती जा रही है, ठीक है। कुछ देर बाद ये फ्यूल आधा बचेगा, ठीक है। तो अब इस केस में आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी हैज बीन रिड्यूस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी इज रिड्यूस, ठीक है। अब आपके पास कम चांसेस है कि कुछ अच्छा हो सके, कुछ अच्छा होने के चांसेस कम है। आपकी अपॉर्चुनिटी जो आप अभी तक यूज कर सकते थे, मैक्सिमम वर्क यूज कर सकते थे, वो कम हो गई क्योंकि आपका फ्यूल और कम हो गया, क्योंकि जो फ्यूल आपके पास ऑलरेडी था वो हीट में लिबरेट हो चुका है। थोड़ी देर बाद ये पूरा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पर एक खाली बॉक्स बचेगा, ठीक है, यहाँ पर एक खाली बॉक्स बचेगा और ना तो इसमें कोई हीट जल पा रही होगी। अभी इस पॉइंट पे नो फ्यूल इज लेफ्ट और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो कंप्लीटली लूज कर चुके हैं, ठीक है, completely lost. Do useful work
completely। ठीक है, मतलब आप इस पॉइंट पर आ चुके हैं जब आपकी पूरी तरीके से आप अपनी अपॉर्चुनिटी को लूज कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया एक स्टेटमेंट जो कि जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख सकते हैं कि अवेलेबल एनर्जी जो है हमारी, अवेलेबल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू द अपॉर्चुनिटी whenever a system goes, अपॉर्चुनिटी है हमारी जब हमारा सिस्टम एक हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ जाता है। मुझे यहाँ पर हायर स्टेट लिखनी चाहिए। एक हायर स्टेट से हमारा जो सिस्टम है वो एक लोअर स्टेट पर जाता है और हमारे सिस्टम की जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है इसके बाद, और जो हमारे सिस्टम की एंटायर एनर्जी रहती है वो सराउंडिंग्स में वेस्ट हो जाती है। और हमारा जो केपी स्टेटमेंट यानी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो हमारी सराउंडिंग में वेस्ट हुई एनर्जी को इफेक्टिवली यूज करने पर हमें अलाउ नहीं करता है। बेसिकली केपी स्टेटमेंट मतलब केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट prevents us from using this lost part of energy। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि अवेलेबल एनर्जी क्या है। अवेलेबल एनर्जी बेसिकली दिखाता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है जब हमारा सिस्टम किसी हायर स्टेट से हमारे लोअर स्टेट पर जाता है, और जो ये एनर्जी है इस पॉइंट से जब ये हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर जाता है, अगर हम चाहें तो इसमें से हम यूजफुल एक पर्टिकुलर अमाउंट का यूजफुल वर्क निकाल सकते हैं। बाकी का जो वर्क है वो बाकी की जो एनर्जी है वो हमारे सराउंडिंग में वेस्ट होने वाली है, और उस एनर्जी को हम उस अमाउंट ऑफ हीट को जो सराउंडिंग में वेस्ट हो जाएगी उसे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमें ऐसा करने से रोकता है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो अगर देखिए आपकी ये जितनी भी एनर्जी है, आपका हर एक सिस्टम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके सराउंडिंग में वेस्ट कर ही रहा है, मतलब सराउंडिंग में लिबरेट कर रहा है। तो इससे आपको देखने को मिलेगा, आप देखिए कि आपके सराउंडिंग में कितनी सारी एनर्जी हो जाएगी। मतलब हमारे सराउंडिंग में आपका हर एक सिस्टम आपके आसपास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है, लेकिन क्या आप सराउंडिंग से उस अमाउंट ऑफ उस जो आपने हीट, जैसे मैंने आपको फ्रिक्शन का एग्जांपल दिया, आपने जो फ्रिक्शन की वजह से हीट लिबरेट हो गई, आप क्या उस हीट को वापस से यूज कर सकते हैं? चलिए आपने फिर से उस हीट को किसी और हीट इंजन में यूज कर लिया, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकल जाएगी सराउंडिंग में। तो बेसिकली आप कितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ हीट इंजन कुछ भी लगा लें, आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेस्ट होएगी ही होएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या, हमारे सराउंडिंग में कितनी सारी जैसे इतनी सारी हीट जाते जाते हमारे सराउंडिंग में हमारी बहुत सारी हीट चली गई है, लेकिन जो हीट चली गई है क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? क्या वो यूजफुल पार्ट है? नहीं है। तो यानी वो क्या हो गई, हमारी अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी। तो हमारे जो सराउंडिंग है उसमें ऐसा अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी का इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, और जो हमारे सराउंडिंग की एक्सर्जी है वो क्या हो जाएगी, 0। तो हम लिख सकते हैं क्या, सराउंडिंग हैज infinite exergy but its energy and 0 exergy। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी चलिए और आगे देखते हैं हम। देखिए सपोज आपके पास यहाँ कोई हीट इंजन है जो एक T1 टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, जो एक हायर T1 टेम्परेचर पे है, और वो एक रिवर्सिबल हीट इंजन से अटैच्ड है। यहाँ पर एक रिवर्सिबल हीट इंजन है जो एक लोअर टेम्परेचर T2 से अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क सराउंडिंग में लिबरेट हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है।
तो फॉर मैक्सिमम वर्क अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम वर्क हमें मिले, तो हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, एक तो रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो रिवर्सिबल तो हमारा सिस्टम ही है ही। और साथ ही साथ हमें मैक्सिमम वर्क किसमें मिलता है, कि कार्नोट इंजन में। एक रिवर्सिबल हीट इंजन का एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ कि कार्नोट हीट इंजन एक रिवर्सिबल हीट इंजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं और जो, ठीक है, ये कार्नोट इंजन हमारा रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। तो और जो मिनिमम T2 की वैल्यू की होगी वो किसकी इक्वल हो सकती है, सराउंडिंग के टेम्परेचर की इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग टेम्परेचर ही आपका मिनिमम लोअर टेम्परेचर हो सकता है। और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना होता है, T0 होता है। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूं इस तरह T और S का, तो मैंने आपसे कार्नोट साइकिल का ग्राफ डिस्कस कर चुका है कि कार्नोट साइकिल का ग्राफ कैसा बनता है। तो वो ग्राफ इस तरह का, साइकिल, कार्नोट साइकिल ग्राफ पे कैसे डिपिक्ट करते हैं मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा कार्नोट साइकिल का, जहां पर ये T1 टेम्परेचर होगा और ये T0 टेम्परेचर होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह हमारी साइकिल चल रही होगी। और जो ये पार्ट है हमारा, ये हो जाएगा डेल्टा एस, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, T0 अपॉन T1 हो जाएगी, T लोअर अपॉन T हायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क मैक्स अपॉन क्यू हीट इनपुट। आप जानते हैं कि किसी भी अगर आप टीएस डायग्राम में हीट इनपुट निकालना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस डायग्राम का एरिया निकाल लीजिए। तो आपको यहाँ से हीट पता चल जाएगी कि नेट हीट इनपुट कितना है, नेट, हाँ मैंने नेट बोला है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी देखिए, आप जानते हैं कि Q1, यहाँ से अगर Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रही है और यहाँ Q2 अमाउंट ऑफ हीट जा रही है, तो Q2 माइनस Q1, Q1 माइनस Q2 विल बी इक्वल्स टू वर्क मैक्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप जानते हैं कि Q2 क्या हो सकता है, Q1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय T0। तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो Q1 माइनस Q1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय T0, ये कितना हो जाएगा, हमारा वर्क मैक्स, ठीक है। तो आप इसको, और जो ये जो आपका लिखा हुआ है, अभी देखिए, आप जानते हैं कि ये जो हीट आपकी यहाँ पर लिबरेट हो जा रही है, ये जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट आपकी लिबरेट हो जा रही है यहाँ पर सराउंडिंग में, वो हीट एक्चुअली कौन सी हीट आपकी, अगर आप इस ग्राफ से समझना चाहें तो वो हीट कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हीट एनर्जी का था, ये यहाँ पर हीट जो निकल रही है वो हमारे सराउंडिंग में वेस्ट हो जा रही है। तो मैं Q2 की वैल्यू लिख सकती हूँ क्या, यहाँ T0 आएगा, T0 डेल्टा S, ठीक है। तो मैं यहाँ से वर्क मैक्स को इस तरह भी लिख सकती हूँ क्या, वर्क मैक्स इज इक्वल्स टू Q1 माइनस T0 इंटू डेल्टा S। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि T0 डेल्टा S, ये तो हमको वैसे भी पता था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि डेल्टा S इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन T1, ठीक है। तो यहाँ से हमें वर्क मैक्स का एक नया फॉर्मूला मिल गया इस तरह कि वर्क मैक्स इज इक्वल्स टू Q1 माइनस T0 डेल्टा S, और या फिर दूसरा फॉर्मूला है Q1 माइनस Q1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय T0, ठीक है। और अभी आप देखिए, जो भी आपका अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी है वो हमारे सराउंडिंग्स में लिबरेट हो गया, ओके। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू।